अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आई होप आप लोगों ने जो है वो असाइनमेंट के अंदर जो मैंने सवालात लास्ट क्लास के अंदर दिया था वो आप लोगों ने बना लिया होगा। अब आपसे मैं दो तीन बातें डिस्कस करता हूँ जो कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपसे पूछा था। एक मैंने आपसे पूछा था कि लैटिन नेम के बारे में, मतलब कि पोटाशियम का सिंबल बच्चों होता है वो क्या होता है, के, ठीक है। और नाम में इसे हम लिखते हैं पोटाशियम, सही है। अगर मैं पोटाशियम लिखूं, अगर मैं पोटाशियम लिखूं तो इस पूरे नेम के अंदर के का सिंबल कहीं पर भी मौजूद नहीं है, ठीक है। यही मैंने आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था बच्चों, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको बच्चों। तो ऐसा क्यों होता है? तो सर ऐसा तो Na के साथ भी होता है, ऐसा तो Pb के साथ भी होता है, क्योंकि Na का नाम है सोडियम, Pb का नाम है लेड। अगर देखा जाए तो इनके सिंबल पर ये अल्फाबेट मौजूद नहीं है, ना N मौजूद है ना ही A मौजूद है। इसी तरह ना P मौजूद है और ना ही B मौजूद है। D तो मौजूद है, अगर ये चाहता तो LD भी लिख सकता था, लेकिन नीचे के सिंबल के अंदर मौजूद है। ऐसा क्यों? जबकि Ca को देखा जाए या इसी तरह से C को देखा जाए तो इसमें सिंबल मौजूद है। इसमें सिंबल कहां मौजूद है? ये रहा, Ca इस जगह पर Ca मौजूद है। इसी तरह से आपके पास कार्बन, इसी तरह से यहां पर क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है, सही है बच्चों। ये सिंबल इसके क्या है, मौजूद है। तो मैंने आपसे पूछा था ऐसा इसमें क्यों नहीं। देखो ये जो सिंबल है के, ये लिया गया है इसके ग्रीक नेम से, ठीक है। ग्रीक नेम आपके पास क्या होता है? ग्रीक नेम होता है आपके पास कैलियम, ठीक है। इसी तरह से इस पर जो इसका ग्रीक नेम बनता है वो बनता है नाट्रियम, और इस पर जो इसका ग्रीक नेम बनता है वो बनता है प्लम्बम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिंबल हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जस्ट लाइक Sn, इसका नाम है टिन, तो इसका सिंबल और इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं पीरियोडिक टेबल में, जो 6 या 7 सिंबल हैं जिनके नाम ग्रीक लेटर से लिए गए हैं। ये आपके उस सवाल का क्या है, आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर जो है वो ठीक दिया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर जो है वो ठीक नहीं दिया। तो अगर इसके बारे में डिटेल हम बात करें तो चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के अंदर जो है वो हम डिटेल में बच्चों बात करेंगे। अच्छा बच्चों, अब क्या है कि हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है अवोगाड्रोस नंबर। अवोगाड्रोस नंबर के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बारे में जो भी ब्रीफली एक्सप्लेनेशन है, चाहे इसकी डेफिनेशन है चाहे इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो आपको नोट्स के अंदर मौजूद होगी और आपको बुक के अंदर भी मौजूद है। तो आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। वरना आपको मेरी वीडियो क्लिप के नीचे जो है वो ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो एक डेफिनेशन में कहूंगा तो वो डेफिनेशन आपको नजर आ जाएगा, ड्यूरिंग लेक्चर क्लिप के अंदर आपको मौजूद होगा, ठीक है। तो वो डेफिनेशन आप वहां से पॉज करके आराम से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये अवोगाड्रोस नंबर जो है बच्चों, ये अवोगाड्रोस नंबर होता क्या है। देखो हमारे पास 3 तरह के सिंबल यहां पर मौजूद है। एक मौजूद है कार्बन, मैंने लिखा, एक मैंने लिख लिया वाटर लिख लिया, इसी तरह से एक मैंने क्या लिख लिया, मैंने लिख लिया N2। ये क्या होता है, ये सॉलिड भी, लिक्विड भी और क्या चीज, गैसेस के ऊपर भी ये मुश्तमिल होता है। तो अगर देखा जाए तो ये कार्बन क्या है, ये आपके पास सॉलिड है। जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, पेंसिल की निब, आपके पास जो पेंसिल है, जो पेंसिल के अंदर मटेरियल डला हुआ है ग्रेफाइट का, वो कार्बन है, उसे हम सॉलिड कहते हैं। इसी तरह से वाटर, आप वाटर कहते हैं कि क्या है, वाटर आपके पास लिक्विड है।
और इसी तरह से N2 नाइट्रोजन गैस है, तो आपके पास यहां पर क्या है, नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है। एयर में आप जो हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, तो नाइट्रोजन का 78% क्या करता है बच्चों, कंटेन करता है ब्रेथ में या इन्वायरमेंट के अंदर जब हम कंटेन कर रहे होते हैं, और 21% आपके पास जो कंटेन करता है वो करता है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इस एयर पॉल्यूशन के अंदर जो भी आपके पास गैसेस हैं, उनमें ज्यादातर जो ब्रेथ के अंदर जो हम सांस लेने का अमल है, हमारे सांस लेने के अमल में सिर्फ 21% जो है वो ऑक्सीजन आपको मिलता है, जबकि 78% जो है वो क्या मिलता है आपको, नाइट्रोजन गैस मिलता है आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या है बच्चों कि कार्बन आपके पास सॉलिड भी है और वाटर आपके पास लिक्विड भी है, गैस भी है, तो ये सारे सॉलिड लिक्विड गैस इस तरह के तमाम मॉलिक्यूल्स के ऊपर अवोगाड्रोस नंबर के ऊपर क्या की जाती है, बात की जाती है। अब हमारे पास क्या है कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या है कि कार्बन या वाटर या नाइट्रोजन गैस, इन सब को अगर फिक्स कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इन सब को अगर फिक्स कर दिया जाए 1 मोल के ऊपर, किस चीज के ऊपर, 1 मोल पर हम क्या कर दें, इन्हें फिक्स कर दें, और 1 मोल पर जैसे ही इसे हम फिक्स करें और ये 1 मोल बराबर हो इस नंबर के 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 नंबर्स के, तो वो नंबर्स आपके पास क्या कहलाता है, अवोगाड्रोस नंबर कहलाता है। दोबारा सुनिएगा बच्चों कि चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम हो, कोई भी हो, अगर वो 1 मोल पर फिक्स कर दिया जाए और 1 मोल पर फिक्स करने के बाद वो इक्वल आ रहा हो किस चीज के ऊपर, इन नंबर के साथ इक्वल आ रहा हो, तो उसे हम यहां पर क्या कहेंगे, अवोगाड्रोस नंबर कहेंगे। और इस अवोगाड्रोस नंबर को यकीनन एक मशहूर साइंटिस्ट अमीडो अवोगाड्रो ने बताया था। अमीडो अवोगाड्रो ने इस नंबर को सिंबलाइज किया, वो सिंबलाइज किया Na से। N मीन्स क्या है, N मीन्स है नंबर और A मीन्स उस साइंटिस्ट का नाम, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम में 2 दफा A स्टार्ट, यानी नाम स्टार्टिंग, और मेन नेम भी A से स्टार्ट होता था और सर नेम भी A से ही स्टार्ट होता। अमीडो अवोगाड्रो, तो उसने अपने सर नेम से, मेन नेम से क्या रखा था, इसका नाम रखा था इस सिंबल का, तो ये अवोगाड्रोस नंबर आपके पास कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करूं तो डेफिनेशन आपको यहां पर लिखी हुई आ रही होगी नीचे क्लिप पर, और अगर मैं अब मजे डेफिनेशन में ऐसे ही एक रफली बात बताना चाहूं तो हम ये समझ सकते हैं, चाहे नंबर ऑफ एटम हो या चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, अगर वो प्रेजेंट है 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस में, अगर वो प्रेजेंट है 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस में और वो इक्वल करता है 6.02 10 की पावर 23 नंबर को, तो वो नंबर्स आपके पास क्या कहलाएंगे, अवोगाड्रोस नंबर कहलाएंगे। इफ अगर हम कांस्टेंट किस पे ले रहे हैं, 1 मोल। अब मैंने एक बात कहा आपको एटम, और दूसरी बात मैंने आपको कहा मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन अपने लेक्चर में कर चुका हूं। एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि भाई ये कार्बन है तो ये क्या है, ये एटम है या मॉलिक्यूल्स है, तो ये सवाल या निशान मैं आपको यहां पर लगा रहा हूं। आपने इसका आंसर अगेन मुझे व्हाट्सएप करना है कि सर कार्बन एटम है या कार्बन मॉलिक्यूल है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने कार्बन लिखना है और उसका आंसर मुझे यहां पर बता देना है। वाटर लिखना है, उसका आंसर बता देना है। N2 लिखना है, उसका आंसर क्या कर देना है, बता देना है। ठीक है, मैं भी देखता हूं कि आप कितना लेक्चर जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन, मतलब कितना ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब फिर हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ कि मेरे पास किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल इक्वल है तो वो इन नंबर्स के इक्वल है। ये नंबर क्या है बेसिकली, देखो अगर मैं यहां पर कहूं ये डॉट, ठीक है, मैंने कहा ये जो डॉट है ये डॉट है 1 एटम के, मैं थोड़ा डार्क करके बना दे रहा हूं ताकि आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये एक एटम है। तो इस एटम के अंदर
पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी, हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ, एक एटम को मेडअप कितने पार्टिकल्स मिलकर करते हैं। तो अगर ये एक एटम है और ये इक्वल है किस चीज के, 1 मोल के, तो इसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी, 6 एक्सपोनेंट की पावर 23 के। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर कहूं इसी तरह से एक और डॉट है और इसे मैं बना दे रहा हूं 2 चीज के साथ, मैंने कहा ये एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल्स के अंदर पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी। तो अगर कहोगे सर आप क्या कहोगे बच्चों, आप कहोगे कि एक मॉलिक्यूल्स है तो वो इक्वल कितने मोल के हैं, तो मैं कह रहा हूं वो इक्वल है 1 मोल के, तो पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी, 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 के। आया आपके पास वो एटम जो है कार्बन भी हो सकता है, वो एटम नाइट्रोजन, बल्कि वो एटम आपके पास सोडियम भी हो सकता है, वो एटम लिथियम भी हो सकता है, वो एटम ईटीसी पोटेशियम भी हो सकता है, ईटीसी आपके पास। ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स आपके पास N2 भी हो सकता है, I2 भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल्स कोई भी हो सकता है। अगर उन मॉलिक्यूल्स का एक मोल ही फिक्स्ड है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23। उस मॉलिक्यूल्स के अंदर इतने पार्टिकल्स फिक्स हैं। ये एक अप्रोक्स्ड वैल्यू है, ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू है। यकीनन आपके जहन में सवाल बन रहा होगा कि ये सारे नंबर जो है वो कहां से आपके पास आए, तो ये एक अप्रोक्स्ड वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि अप्रूव की गई थी अवोगाड्रो की जानिब से। ये आप गलत भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आप गलत कर सकते हैं तो आपको एक प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी, एक थीसिस लिखनी पड़ेगी और आपको नोबेल प्राइज भी मिल सकता है, तो आप भी इतने जीनियस हो सकते हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, दुनिया के सारे साइंटिस्ट ने मिलकर कोशिश कर लिया लेकिन अभी तक इस चीज को प्रूव नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर याद रखिएगा इन चीजों को कि एक मोल में कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो इतने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब ये पार्टिकल्स है क्या, देखो 6.02 का मतलब क्या होता है कि ये मैंने लिखा 6.02, ठीक है। अब इसके बाद कितने जीरो हैं, 23, तो मैं बनाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इतने नंबर्स अगर मैं लिखूंगा तो वो गलत हो जाएगा, तो बेहतर है इन नंबर की जगह मैं क्या लिख दूं, एक्सपोनेंट की पावर 23। आसान हो गया, ठीक है। तो ये एक इतनी लार्ज वैल्यू है, इतने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स किसी भी एक मोल के अंदर आपके पास कंटेन करते हैं। अब हम आते हैं कि अगर सर 1 मोल ऑफ कार्बन है तो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 6.02 10 की पावर 23। इसी तरह से अगर 1 मोल ऑफ वाटर है, लिक्विड है, तो भी पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 10 की पावर 23। अगर बच्चों 1 मोल ऑफ N2 है तो पावर पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 10 की पावर 23। चाहे आपके पास वो सॉलिड हो, चाहे वो आपके पास लिक्विड हो, चाहे वो आपके पास गैस हो, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए बोल रहा हूं से। तो 1 मोल ऑफ कार्बन, चाहे सॉलिड हो लिक्विड हो कोई भी, अगर 1 मोल फिक्स है तो कितना है आपके पास, 6.02 10 की पावर 23। अब मैं आपसे और यहां पर इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। अगर 1 मोल की जगह 2 मोल है तो पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी, ऑब्वियसली 1 मोल पर जब 6.02 है तो 2 मोल्स पर क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा, 12.04 एक्सपोनेंट की पावर 23। ठीक है। इसी तरह से अगर तुम 3 मोल पर ले लो तो सिंपल हो गया, 3 को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 6.02 10 की पावर 23 से। 3 1 3 3 2 6 6 3 18.06 एक्सपोनेंट की पावर 23। अगर सर 4 मोल है
तो आपके पास क्या हो गया, तो आपके पास हो जाएगा 24.08 एक्सपोनेंट की पावर 23। अब एक और, सर अगर हाफ मोल है तो मैंने कहा था कि जब भी कोई 0.5 आपके पास किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो इस चीज को क्या कर देता है, हाफ। तो हाफ मोल 6.02 था, 1 मोल 6.02 है, हाफ मोल कितना होगा 3.01 एक्सपोनेंट की पावर 23। तो ये कुछ कांस्टेंट नंबर है, अगर आप इन्हें ऐसे ही याद कर लें तो आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं। यानी 1 मोल 6.02, 2 मोल 12.04, 3 मोल 18.06, 4 मोल 24.08, हाफ मोल 3.01 एक्सपोनेंट की पावर 23। तो ये कुछ फिक्स वैल्यू भी आ गए और आपको बात समझ आ गई कि भाई आपके पास कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। मेरे पास एक कैलकुलेटर है, क्या है मेरे पास, एक कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर एक ही है, तो इसमें नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा 9th क्लास में क्लियर हो जाए। देखो ये 1 मोल है ना, ये एटम है, मैंने कह दिया कि ये एक कमरा है, ठीक है, ये कमरा आपके पास है कार्बन का और ये कार्बन का एटम है, ठीक है, ये थोड़ा नीचे करके लिख देता हूं, ये कार्बन का एटम है, दिस इज कॉल्ड कार्बन एटम। तो इसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं, पार्टिकल्स कितने होने चाहिए 6.02 10 की पावर 23। तो मैंने कहा ये डॉट 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 कितने बनाऊंगा ऐसे डॉट, मैं बनाऊंगा 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 डॉट्स बनाऊंगा। बात समझ आ गई। और इस डॉट्स को ऐसे मैं दिखा रहा हूं यहां पर इस तरह से, देखो। तो अगर सर ये मॉलिक्यूल्स होता तो क्या होता, तो बहुत सिंपल, ये एक मॉलिक्यूल्स का हो गया, ठीक है, इसी तरह से फिर दूसरे होंगे, फिर इसी तरह से फिर तीसरे होंगे, फिर इसी तरह से फिर जुड़े हुए चौथे होंगे, इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स होंगे, कितने 6.02 10 की पावर 23, और वो सब मिलकर एक शेप पर नजर आ होगा, वो शेप आपके पास क्या है, ये मौजूद है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर वो 1 मोल है और 2 एटम से मिलकर 1 मोल मॉलिक्यूल्स बना रहा तो इसमें भी 6 पॉइंट, इसमें भी 6 पॉइंट, तो 12.04 हो जाएगा, वो कॉम्बिनेशन पर है। मैंने आपको एटम और मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन बताया था, तो आपको बिल्कुल क्लैरिफाई होगा। तो इसकी डेफिनेशन आप ये बता सकते हैं कि द नंबर ऑफ एटम और नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। These numbers are equal to 6.02 exponent की power 23 are called Avogadro's number and denoted by Na, and denoted by Na। तो जल्दी से इन तमाम चीजों को क्या करें बच्चों, कॉपी करें। आई होप तमाम बच्चों ने कॉपी कर लिया होगा। अब एक बात तो आपको समझ आ गई बच्चों, क्या बात समझ आ गई आपको, कि यहां पर अगर कोई भी सब्सटेंस है 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस है तो वो इक्वल है 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 के। कोई भी सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस आपके पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब मैं इसके डिनोटेड पर जाऊं तो डिनोटेड बाय Na, सही है। अब मेन टर्म्स क्या है, हमें डिस्कस करना है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, देखो इसका फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्मूला होता है n बराबर होता है स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय Na, ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1। n बराबर है n मल्टीप्लाई बाई Na के।
ये n आपके पास क्या है, ये n आपके पास एटम भी हो सकता है और ये n आपके पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, ठीक है। ये स्मॉल n क्या है आपके पास, ये होगा नंबर ऑफ मोल, और ये कैपिटल N आपके पास क्या है, ये आपको पता ही है क्या है बच्चों, ये है अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। इसका अगर मैं दूसरा फॉर्मूला बताऊं तो ये दूसरा फॉर्मूला इजीली ड्राइव हो सकता है। आपको पता है नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास अपॉन डिवाइड बाय एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास के। तो इस पूरे n की जगह पर, स्मॉल n की जगह पर मैं किसको रिप्लेस कर दूं, m अपॉन n को, तो फॉर्मूला बन गया n बराबर है Na, ठीक है। और इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, इसकी जगह लिख रहा हूं ये, यानी स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M के मैं लिख रहा हूं, तो यहां पर ये फॉर्मूला नंबर क्या हो गया आपके पास, 2 हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूला और ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया आपके पास। तो इसके बारे में आप सारे बच्चे जानते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है बच्चों। और ये वाला आपके पास क्या होता है, ये होता है एटॉमिक मास या तो मॉलिक्यूलर मास या तो फॉर्मूला मास, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए, यहां पर 2 फॉर्मूले हो गए। अगर मैं फॉर्मूला नंबर 1 की बात करूं तो मेरे पास था n बराबर स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय Na के, यही था। ये तो हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। इसका ड्राइव फॉर्मूला क्या होता है, अगर तुम्हें n कैलकुलेट करना आ जाए, नंबर्स ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए आ जाए और एटम मॉलिक्यूल्स बताए, तो आप n को डिवाइड कर दो Na से, ये इसका क्या हो गया, ड्राइव फॉर्मूला हो गया। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये इसका क्या है, जर्नल फॉर्मूला, और ये इसका क्या है, ड्राइव फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो एक फॉर्मूले से 2 क्वेश्चन आपके पास बन गया, ए पार्ट और बी पार्ट आपके पास बन गया। इसी तरह से अगर मैं यहां पर नंबर 2 फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया कि n बराबर है स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय Na, तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं, इसको ड्राइव करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। इस m को मैं यहां पर ले जाता हूं, तो ये m कैपिटल M डिवाइड पर है, तो इस तरफ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो n मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय Na। ये प्रोसीजर आपने याद रखना है, इस प्रोसीजर से आप यूज करेंगे। तो अब आप 2 तरह का फॉर्मूला बना सकते हैं। एक फॉर्मूला बना सकते हैं इसको यूटिलाइज करके, तो मेरे पास m बराबर हो गया, ठीक है, ये n मल्टीप्लाई बाय m ऐसे लिखा हुआ, ये ऐसे लिखा हुआ यहां पर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में अगर आगे क्या होगा, डिवाइड, तो मैं इसके नीचे डिवाइड पे लिख दे रहा हूं Na के, पहला ड्राइव फॉर्मूला। अगर मास कैलकुलेट करना है, अगर मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला सिंपल हो गया, क्या हो गया फॉर्मूला, m मल्टीप्लाई बाय Na, ठीक है, डिवाइड बाय, ये m तो यहां पर लिखा हुआ है, इसके मल्टीप्लाई में कौन है, नंबर्स ऑफ एटम, तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो गया इसका ड्राइव फॉर्मूला। तो ये इसका क्या है, ये है जनरल फॉर्मूला, और ये इसका क्या है, ड्राइव फॉर्मूला। तो ये ड्राइव फॉर्मूला आपके पास हो गए। तो कितने फॉर्मूले हो गए आपके पास, 1 2 3 4 और 5। तो इन 4-5 फॉर्मूले से आपके पास न्यूमेरिकल एग्जाम्स के अंदर आता है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि जो बच्चे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जब पढ़ने के लिए आएंगे इस पैंडेमिक सिचुएशन के बाद, तो वो तो ये सब छोड़ देंगे। तो छोटी छोटी चीजों को आपने क्या करना है, याद करना है। अगर इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन है अबाउट फॉर्मूला, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करेंगे अबाउट न्यूमेरिकल। ओके बच्चों, तो अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने माँ बाप और पेरेंट्स की जो है वो इज्जत
जो है वो इज्जत करें और उनका साथ दें घर पर। जब तक आप मौजूद हैं तो उनके घर के काम में उनका साथ दें। यकीनन आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर बहुत प्राउड फील होगा। और अपना एक एम रखें ज़िंदगी पे कुछ करने के लिए। यहाँ तक रखते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।